Yes, my dear students, very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. My 11th class dear students, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। मेरे 11th क्लास के डियर स्टूडेंट्स, आप यदि मुझसे लिंक होना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, आप मुझसे लिंक होने के लिए यस डियर स्टूडेंट्स, आप मुझसे लिंक होने के लिए जो अपने बायोम पर जो है मुझसे लिंक होने के लिए आपने जो क्लास आईडी डाला है वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एरर आ गया है, जिसकी वजह से आपको जो है वो जो क्लास वर्क है, होमवर्क है या पीडीएफ ये नहीं मिल पा रहा होगा। तो इसके लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है टू ज्वाइन मी, टू ज्वाइन बायोम। आप क्या कीजिए, क्लास आईडी की जगह आप ये नंबर डालिए 3381594480। ये बेटा ये क्लास आईडी आप डालेंगे, ये क्लास का आईडी है, इसे अगर आप डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आप तक इस क्लास में जो कुछ मैंने पढ़ाया है वो सारे पीडीएफ और इसका बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप ये नंबर डायल कीजिए और डायल करके उस चीज़ को आप प्राप्त कीजिए। ठीक है, थैंक यू। मैं होप करता हूं कि आप डालते जाएंगे और मुझे समय मिलेगा तो हम आपको जो है एक्सेप्ट करते जाएंगे, आप मुझसे लिंक होते जाएंगे। तो जैसे ही आप लिंक होंगे वैसे अब तक के जो आईडी वगैरह जो क्लासेस मैंने आपको अलॉट किए हैं या जो होमवर्क सेंड किए हैं वो सब आपके पास पहुंच जाएगा। एक्सरसाइज कीजिए और डू यू द बेस्ट। यस, आइए तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अभी बायोमॉलिक्यूल के बारे में बहुत सारे कंटेंट, ये सब प्रोटीन जो है ये बायोमॉलिक्यूल का ही है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड ही दो अमीनो एसिड्स एक दूसरे से लिंक हो, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा लिंक होकर क्या करते हैं, एक चेन बनाते हैं। वह चेन बनते बनते यदि उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन के बराबर हो जाए तो वही पेप्टाइड क्या होता है, वो प्रोटीन कहलाने लगता है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो प्रोटीन का जो चेन होता है ये क्या होता है, ये हेट्रोमेरिक होता है। हेट्रोमेरिक माने इसमें जितने अमीनो एसिड्स 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये 20 अमीनो एसिड्स मिल करके इस चेन को बनाते हैं। यानी एक ही प्रकार के अमीनो एसिड से कोई भी पेप्टाइड नहीं बनता है। ठीक है, और किसी भी पेप्टाइड चेन में जो पहला अमीनो एसिड होता है वो मिथियोनिन होता है, जिसमें कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है वो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रोटीन के बारे में देखें। यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने सुविधा देने की कोशिश की है। तो देखिए प्रोटीन क्या होता है, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन क्या होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं विथ मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन। ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन हो जाए वो क्या होता है, वो प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन के कैरेक्टर में देखें, प्रोटीन्स आर लाइनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन क्या होते हैं, ये इनिशियली सभी प्रकार के प्रोटीन्स में क्या होते हैं, वो लाइनियर होता है, उसका इनिशियल स्ट्रक्चर लाइनियर ही होता है, जो कि अमीनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में लिंकेज से बनता है। ठीक है, बॉन्ड कौन बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ईच प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर। यहां जो हेट्रोपॉलीमर वर्ड यूज किया गया डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब वही है कि जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन जिस अमीनो एसिड से बनते हैं, चाहे जितनी लंबी चेन बने, वो सभी जो चेन होती हैं उसमें एक ही प्रकार के अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा, कितने भी डिफरेंट एमिनो एसिड्स हो 20 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि टोटल क्या होते हैं
20 essential amino acids and 10 essential amino acids and 10 non essential amino acids। ये क्या होते हैं? टोटल नंबर 20 होता है। अब आप कहेंगे सर इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या है? अरे भाई वो एमिनो एसिड्स जिनका फॉर्मेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है, वो क्या होते हैं? वो नॉन इसेंशियल हैं, क्योंकि उनको उनकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो हमारी रिमेनिंग 10 एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, उनको तो कहीं ना कहीं से, और जरूरत उनकी पड़ती है, तो उनको तो कहीं कहीं से लेना पड़ेगा, किसी आउटर सोर्स से उन्हें हमें अचीव ही करना पड़ेगा। तो ऐसे 10 एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? वो इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि ये डिफरेंट 20 एमिनो एसिड से क्या होते हैं? किसी भी एमिनो एसिड में, किसी भी पेप्टाइड चेन में वही 20 एमिनो एसिड्स ही क्या करते हैं? मिल करके उस चेन को बनाते हैं। जैसे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट हैं। अब यही जितने भी बड़े या छोटे सेंटेंस बने, उसमें यही क्या कहेंगे? यही 26 अल्फाबेट्स क्या होते हैं? इंग्लिश के मिल करके उस वर्ड को बनाएंगे, वर्ड से सेंटेंस बनेगा। इसी प्रकार से 20 ही अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? अपने डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज होकर क्या करते हैं? ये एक लॉन्ग चेन ऑफ क्या करते हैं? पेप्टाइड का बनाते हैं। और इस पेप्टाइड चेन का यदि मॉलिक्यूलर वेट 10 डाल्टन से अधिक हो जाए, 10,000 डाल्टन से अधिक हो जाए, तो क्या हो जाएगा? वो प्रोटीन हो जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इधर ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन 10,000 डाल्टन से अधिक अणुभार वाले, 10,000 डाल्टन से अधिक अणुभार वाले क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है। प्रोटीन पेप्टाइड बंध द्वारा, किस बंध द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, बंध द्वारा संयुग्मित हो अमीनो अम्लों की रेखीय श्रृंखला होते हैं। ठीक। तीसरी चीज, प्रत्येक प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से बने विषम बहुलकी होते हैं। विषम बहुलकी माने हेट्रोपॉलीमर, वही कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब आइए हम लोग सेकेंड पेज पर फोकस करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे? प्रोटीन के फंक्शन देखेंगे। प्रोटीन के क्या फंक्शन होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। पहला फंक्शन तो इसका यही हुआ कि प्रोटीन क्या करता है? वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सेल के साइटोप्लाज्म में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? उसे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, आर पार जाने में क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं। ऐसे प्रोटीन को क्या कहते हैं? द प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन को चैनल प्रोटीन कहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, ऐसे प्रोटीन चैनल प्रोटीन कहलाते हैं या एक्वापोरिन्स कहलाते हैं। ठीक है। तो कोशिका कला के आर पार परिवहन का कार्य कौन करता है? ये प्रोटीन का कार्य होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, फाइट इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म। हमारे शरीर को संक्रमित करने वाले, रोग उत्पन्न कराने वाले जो पैथोजेंस, जो रोगाणु बाहर से हमारे शरीर में आते हैं, उनके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी के फॉर्म में जो क्या करते हैं? वो पैथोजेंस रोगाणुओं से लड़ते हैं। तो संक्रामक रोगों से ये क्या करता है? लड़ाई करता है, फाइट करता है। दूसरा क्या है? सम आर हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन क्या करते हैं? हार्मोन्स हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स दे फंक्शंस इन आवर बॉडी। कुछ प्रोटीन क्या करते हैं? हार्मोन के रूप में हमारे शरीर में हमको क्या करते हैं? हमारी फिजियोलॉजिकल यानी कार्यों में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। हार्मोन का नेचर क्या होता है? बेटा, हार्मोन एक ऐसा केमिकल है जो क्या करता है कि वो नॉन न्यूट्रिएंट होता है, उसमें पोषकता नाम की कोई चीज नहीं होती है, किंतु ये स्टिमुलेटर होता है, एनहेंसर होता है। ये क्या करता है? ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को एनहेंस कर देता है। और क्या करता है? इसमें और एंजाइम के फंक्शन में सिमिलरिटी है, और प्रोटीन दोनों का फंक्शन करता है, फंक्शंस एज ए एंजाइम, फंक्शंस एज ए हार्मोन। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एंजाइम जहां बनते हैं अपने सोर्स पर ही वो रिएक्ट करते हैं, अपने जन्म स्थान पर ही वो कार्य करते हैं, जबकि हार्मोन जहां बनते हैं उससे दूर जाकर के उनका टारगेट कहीं और होता है पूरी बॉडी में, और वहां पे जाकर के वो बनते कहीं और हैं, कार्य कहीं और करते हैं। ठीक है। तो हार्मोन्स, ये प्रोटीन्स हार्मोन्स के रूप में भी हमारे शरीर में कार्य करते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में भी हमारे शरीर में कार्य करते हैं। और अब कुछ प्रोटीन्स के बारे में स्पेशलिटी यानी विशेषता बताई जा रही है।
एनिमल वर्ल्ड में, जीवों के संसार में, यानी सभी एनिमल्स में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है वो कोलेजन होता है। क्या होता है? कोलेजन। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान देंगे, आसानी से पढ़ सकते हैं। जीव जगत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या होता है? कोलाजन होता है। इसे तो आप देख ही रहे हैं। आगे देखिए, दूसरा, पादप जगत में, पादप जगत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या होता है? रूबिस्को। ये क्या होता है? ये एंजाइमेटिक नेचर का होता है। ये एक एंजाइम है रूबिस्को, जो प्लांट किंगडम में सर्वाधिक मात्रा में, पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम वाला प्रोटीन ये रूबिस्को होता है। इतना ही नहीं, रूबिस्को केवल प्लांट में नहीं, अगर कोलेजन और रूबिस्को में तुलना किया जाए तो कोलेजन से भी अधिक मात्रा में इस बायोस्फीयर में, जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइमेटिक प्रोटीन रूबिस्को होता है। रूबिस्को का फुल फॉर्म होता है रिबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। याद रखिएगा, पूछा जाता है। इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। पूरे जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या होता है? ये रूबिस्को होता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग फोकस करते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले भी यहां पर एक टेबल दिया गया है 9.4 एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, यानी किसी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका क्या एवरेज है। तो ध्यान रखिएगा, वाटर हमारे सेल में 70 से 90% तक होता है। प्रोटीन्स हमारे सेल में 10 to 15% होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल में 3% होता है। लिपिड्स हमारे सेल में 2% होता है। न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होता है और आयंस 1% होते हैं। ये कहाँ काम आएंगे? ये छोटे छोटे नीट वाले पेपर की जो है क्या है, ये एमसीक्यूज हैं। और सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन, अभी जो पिछले लिस्ट में भी हम लोगों ने जो है अध्ययन किया उसको यहाँ लिस्ट करके दिखा रहे हैं कि प्रोटीन कोलाजन, ये जो कोलाजन देख रहे हैं ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस होता है। ये कोशिकाओं में पाए जाने वाला ग्राउंड टिश्यू के रूप में क्या होता है? ये कोलाजन होता है। बेटा जरा वहां से देखो कि क्या ये छोटे छोटे जो शब्द है वहां कवरेज दिखा रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख कर जरा बताओ तो, नहीं हमारे बच्चे जो है परेशान होंगे कि सर लिखे तो हैं लेकिन हमें दिख ही नहीं रहा है। क्लियरिटी देखो, पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, कैच कर रहा है कि नहीं, ये जो शब्द लिखे हैं कैच कर रहा है कि नहीं। अच्छा ये देखिए, ये जो मैं येलो कलर से ये जो पॉइंटिंग कर रहा हूँ ये पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा, वहां शो कर रहा है कि नहीं? पकड़ रहा है ना? क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, ओके, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट। चेक कराना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन, बेटा प्रोटीन्स, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडीज जो फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स, वो भी क्या है? ये भी प्रोटीन है। रिसेप्टर्स प्रोटीन जो हमारे सेल के, ये नहीं दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है तो उसके हम बाद में बच्चों को अपने दिखा देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा मुझे लगा कि वहां पर से इस पोर्शन का कवरेज आपको नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, इसे हम नेक्स्ट पेज में भी आपको जो है डिटेल कर देंगे। तो यहां ध्यान रखिएगा, जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स के क्या काम है? जब कोई भी पैथोजन, कोई भी ड्रग, कोई भी एल्कलॉइड या स्टेरॉइड के फॉर्म में कोई भी एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी में इस हर पदार्थ के जिसके रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये रिसेप्टर्स हमारे डिफरेंट ऑर्गन में के जो इपिथेलियल लेयर होता है उस पर प्रेजेंट होते हैं। अगर ये रिसेप्टर न हो, जैसे आपने देखा सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स, वहां जब आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एस सिंगर और निकोलसन का देख रहे थे तो वहां पर आपको डिफरेंट टाइप में ग्लाइकोलिपिड्स के जो है क्या है चेन दिखाई पड़ रहे थे। वो क्या थे? वो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन के बने हुए क्या थे? रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेंसर होते हैं, जो बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल को रिसीव करते हैं। तो जिस पदार्थ के रिसेप्टर्स हमारे सेल या सेल के आउटर लेयर पे प्रेजेंट होंगे वही चीज रिसेप्ट होकर के हमारी सेल के अंदर प्रवेश करता है और उसी का इफेक्ट हमको प्राप्त होता है। अगर वो रिसेप्ट ही ना हो
तो उसका कोई इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये जो कोरोना का वायरस था, कोरोना का जो वायरस था ये क्या था, एक प्रकार का ये क्या कहते हैं कफ कोल्ड का एक तरह से वायरस है। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा के वायरस होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है, उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे नेजल पैसेज और थ्रोट तक ही प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में नहीं होते। इसलिए इनका प्रभाव केवल हमारे थ्रोट, नेजल कैविटी या थ्रोट तक ही होता है, गले तक ही होता है, बगल कैविटी तक, आगे इनका प्रभाव नहीं होता। लेकिन जो कोरोना वायरस था उसका रिसेप्टर्स यहाँ नहीं था, यहाँ के साथ साथ ये हमारे लंग्स में भी था। तो लंग्स में जाकर के उसने इन्फेक्शन कर दिया। जैसे अभी भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओपियोइड, ओपियोइड का रिसेप्टर्स क्या होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इनर लेयर पे होता है। तो क्या होता है, अब इसका असर उसी अंग पे होगा जिस मॉलिक्यूल का रिसेप्टर्स जहां होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, वो उसी अंग के द्वारा, उसी रिसेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और उसी रास्ते वो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है और अपना प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये रिसेप्टर्स होते हैं और ये सेंसरी रिसेप्शन यानी सेंसरी रिसेप्शन का कार्य करते हैं। साथ साथ स्मेल, टेस्ट और हार्मोन के रिसेप्टर्स के रूप में क्या करते हैं, ये काम करते हैं। ये स्मेल जो हमें नेजल पैसेज से जो हमें स्मेल मिलता है, स्मेल को रिसेप्ट करने वाले भी रिसेप्टर हमारे नेजल पैसेज के एपिथेलियल लेयर में होते हैं। टेस्ट, जीभ पर जो टेस्ट बड्स होते हैं उसमें टेस्ट को, डिफरेंट टाइप के टेस्ट को रिसेप्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और वो क्या करते हैं, उस मैसेज को रिसेप्ट करते हैं, इसलिए हमको उस प्रकार के टेस्ट की फीलिंग होती है। आइए, इसको नीट में पूछा जा चुका है। GLUT4, GLUT4 क्या होता है, enables ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ध्यान रखिएगा, ये GLUT4 एक ऐसा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, एक ऐसा प्रोटीन होता है, एक ऐसा प्रोटीन होता है जो ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को क्या करता है, सेल के अंदर लेने के लिए एनहेंस करता है। यानी ग्लूकोज हमारे जिस बॉडी के सेल में, सेल के जिस बॉडी के सेल मेम्ब्रेन में GLUT4 नाम का ये क्या होगा, प्रोटीन रिसेप्टर होता है, बॉडी के वही सेल क्या करते हैं, इस प्रकार से बॉडी के वही सेल क्या काम करेंगे, इस ग्लूकोज को जो है रिसीव करेंगे, दूसरे कोई रिसीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो है ये पोर्शन हुआ। आगे देखिए, अब यहां देखिए, अब इस पोर्शन में अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें यहाँ पहले लिखा है प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चरली, संरचना के आधार पर प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है, लाइनियर प्रोटीन या रेखी प्रोटीन की संरचना। लाइनियर में क्या होता है, लाइनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसमें क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे से रेखीय रूप में सीक्वेंस वाइज क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में अटैच होते हैं। अब इससे क्या होता है, एक रेखीय प्रोटीन की संरचना बनती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ये क्या है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से अमीनो एसिड यहाँ पर सब हैं। ये अमीनो एसिड क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड है, 2 अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से निकले। हर एक पेप्टाइड बॉन्ड में क्या करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इस अमीनो एसिड से जब ये अमीनो एसिड जुटेगा तो यहाँ भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा 2 अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे। फिर इससे ये यहाँ भी वही चीज होगी, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इसके साथ साथ ये पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। यहाँ भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और क्या होगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड में बन जाएगा। इस प्रकार से ये जितने अमीनो एसिड्स आपस में मिले, ये सभी अमीनो एसिड्स एक ही प्रकार के नहीं है, ये कोई भी अमीनो एसिड हो सकते हैं। 20 अमीनो एसिड्स में से कोई भी अमीनो एसिड्स यहाँ पे आकर लिंकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें इस अमीनो एसिड का, हम ये ज्यूटाइल आयन के रूप में काम करता है, तो ज्यूटाइल आयन के रूप में जब रिएक्ट करेगा तो इसका ये वाला एंड क्या होगा, यहाँ पर एमाइड फ्री होगा, इसलिए ये एन एंड कहलाएगा। और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एंड से क्या हुआ, ये दूसरा वाला जुड़ गया, तो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका एमाइड ग्रुप आपस में मिलकर क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया और यहाँ पे क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार से इसका
इसका कार्बोक्सिलिक इसका एमाइड ग्रुप आपस में मिलकर के पेप्टाइड बॉन्ड मिला बनाया और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। फिर इसका कार्बोक्सिलिक इसका एमाइड ग्रुप मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया। इसका कार्बोक्सिलिक इसका एमाइड ग्रुप आपस में मिलकर के क्या रिलीज किया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया और इसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड यहां बन गया। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या बचा रह गया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रह गया और यहाँ पर एमाइड ग्रुप फ्री रह गया। तो एमाइड ग्रुप में नाइट्रोजन होता है, इसलिए ये एन एंड कहलाएगा इस पेप्टाइड का, और ये क्या कहलाएगा, ये सी एंड कहलाएगा। सी एंड इंडिकेट्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एन एंड इंडिकेट्स एमाइड ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स। अच्छा, अब हमको ये जानना है कि ये जो लाइनियर रेखीय प्रोटीन की संरचना होती है, इसमें इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो बेटा ध्यान रखना, इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रकार का लाइनियर पेप्टाइड है, ठीक है, जो 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन का जो अल्फा और बीटा चेन होता है वो क्या होता है, वो लाइनियर स्ट्रक्चर होता है। वेसोप्रोस्टिन, जिसको एडीएस कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रोस्टिन और ऑक्सीटोसिन, ये क्या करते हैं, ये याद कीजिए क्लास 11th में, अभी आप नहीं पढ़े होंगे, अभी ये लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। ये क्या होते हैं, ये हाइपोथैलेमस के सेक्रेटरी नर्व्स के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से जो है सेक्रेट किए जाते हैं। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, जिसको इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को। ये 9 अमीनो एसिड के बने होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, लाइनियर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे खेद है कि ये बातें जो है एनसीईआरटी में इसकी चर्चा नहीं की गई है। फिलहाल आप इसको अपने दिमाग में जहन में रखिए, ये आपके काम आएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्या हुआ, सेकेंडरी या स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सेकेंडरी या स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जो जगह मैं छोड़ा हूँ आपको कुछ और समझाने के लिए, या भी कुछ नई चीजें आपको दूंगा, पहले आप इसको समझ जाइए। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी स्पाइरल प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन क्या होता है, जो लाइनियर स्ट्रक्चर है, लाइनियर स्ट्रक्चर अगर हेलिकल हो जाए, लहरदार हो जाए, तो या स्पाइरल हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको अल्फा हेलिक्स प्रोटीन कहेंगे। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। या तो ये प्रोटीन क्या होता है, ये प्लेट के फॉर्म में बी प्लीटेड शीट होता है। ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है। बीटा चेन क्या होती है, प्लीटेड होती है, प्लीटेड स्ट्रक्चर है। अब अगर इसमें आप देखें तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर अमीनो एसिड्स हैं। ये अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, ये प्लीटेड फॉर्म में क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं और ये प्लीटेड फॉर्म इसका है। अभी आगे इसका फिगर हम लोग देखेंगे, अगर देखना चाहें अभी उदाहरण देख लीजिए। तो ये प्लीटेड फॉर्म है और इसके एग्जांपल क्या है, आइए पहले अब इसको आपको प्लीटेड फॉर्म आपको दिखा दें कि प्लीटेड फॉर्म की क्या कंडीशन होती है। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज वेट एंड वॉच, प्लीज वेट टू लुक व्हाट, टू लुक द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ किसका, प्रोटीन का सेकेंडरी टर्शियरी। ये फिगर आपको देखने के लिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वेट करना है और देखिए आपके देखते देखते ही क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। अब आप देखिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया, ये देख रहे हैं, ये आपका प्लीटेड फॉर्म है। इसे आप देख करके आराम से खुश हो लीजिए कि मेरे सर ने क्या क्या मेरे लिए लाके दे दिया, ठीक है। तो बेटा देखो, ये जो है अभी जो पहले हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा, बेटा जरा देखो क्लियरिटी आ रही नहीं आ रही है, फिगर की क्लियरिटी आ रही है, तो थोड़ा जरा देखो बेटा, प्लीज लुक देखो क्लियरिटी इसकी आ रही नहीं आ रही, ताकि वो अपने बच्चों से बात कर सके कायदे से। यहाँ जो शब्द लिखे हैं इसकी क्लियरिटी दे रहा है नहीं दे रहा है, ये फिगर जो बने इसकी क्लियरिटी आ रही नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो और बड़ा कर देते हैं हमारे अच्छे प्यारे बच्चे। तो अच्छा पूरा फिगर एक खिसक जा रहा है। आइए माय डियर स्टूडेंट, फिगर ही समझना है, एनसीईआरटी तुम लोग वहां से देख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये देखिए ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। 1 मिनट
ये क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। क्या है, ये वाला, ये जो देख रहे हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है, ये एमिनो एसिड्स क्या है, एक दूसरे से लिंक होकर के ये चेन बना रहे हैं, ये लाइनियर चेन है। इसी में क्या है, अगर ये चेन क्या हो जाए, लहरदार हो जाए, ये देख रहे हैं इस प्रकार से ये लहरदार हो रहा है ना, तो लहरदार हो रहा है, इसकी वजह से क्या है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है और ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। क्या है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद अभी हम लोग क्या काम करेंगे, टर्शियरी भी देखेंगे। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और ये क्या है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जिसको हम लोग सेकंड पेज पे देखेंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो दिया उसको आप देख लीजिए, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो एक दूसरे को लिंक करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ये एक दूसरे को दूर न जा सकें। और ये क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जिसके द्वारा क्या होता है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बन रहा है। हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ एनसीईआरटी में क्या लिख रहा है कि दिस गिव्स अस ए 3-dimensional व्यू ऑफ ए प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज absolutely necessary for the many biological activities of proteins। ठीक है, आगे क्या लिख रहे हैं, some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunits। This the manner in which the individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other, linear sticks and spheres arranged upon each other in the form of a cube or plate is architecture of a protein, otherwise called the quaternary structure। ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक जो क्या करते हैं, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जब आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो यही क्या करता है, ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना जानने के बाद अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो पहला देखिए, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं, जो एक्वापोरेंस या चैनल का फॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्थानांतरण प्रोटीन जो एक इलेक्ट्रोलाइट्स को या सॉल्यूट्स को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं। सोडियम पंप वाला जो सिस्टम होता है वहां पे क्या होते हैं, उस फंक्शन को कराने में ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन वहां प्रेजेंट होते हैं। और जो कोलेजन का फाइबर है बेटा, ये जो कोलेजन फाइबर है जो एनिमल वर्ल्ड का क्या है, सबसे एविडेंट मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन। ये भी क्या होता है, एक प्रकार का रेखी ये स्पाइरल अल्फा हेलिकल जो है क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर फोकस करो बेटा। यहाँ पे क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में यहाँ जो येलो कलर का आप बैंड देख रहे हैं, येलो कलर का जो बैंड देख रहे हैं, यहाँ देखिए, ये जो येलो कलर का बैंड है ये क्या है, एन एंड है। ठीक है, ये सब अमीनो एसिड की क्या है, ये जो पीले पीले हैं सब पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। ये यहाँ पे क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं येलो कलर वाले, ये अमीनो एसिड्स हैं जो व्हाइट कलर दिख रहे हैं। ये क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, यहाँ जो लाल लाल रंग के आप देख रहे हैं ये क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे ये जो इस अमीनो एसिड क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो रही है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, ये जो ब्लैक कलर के हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इस स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इस प्रकार से ये है क्या है, ये लाइनियर प्रोटीन ही, लेकिन लाइनियर प्रोटीन इस प्रकार से ट्विस्टेड हो गया है और आपस में ये क्या किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा इस प्रकार से अटैच हो गया है कि क्या हुआ, इसके हेलिक्स टेढ़े मेढ़े इस प्रकार से अरेंज हो गए हैं। ये स्ट्रक्चर इसको जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें जो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो तो पेप्टाइड होता है, लेकिन दो अमीनो एसिड्स आप जानते हैं कि दो ही प्रोटीन हैं, दो ही अमीनो एसिड्स हैं, एक सेरीन है, अब एक क्या है, मेथियोनिन। ये दोनों क्या करते हैं, इसमें सल्फर होता है, सल्फर क्या करता है, सल्फर के बीच में अगर नजदीक होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग हो जाती है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई मेथियोनिन है, यहाँ पर कोई सेरीन है, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो गई। तो ये बॉन्डिंग क्या करती है, ये एक दूसरे को रिलीज फ्री नहीं होने देती,
इसलिए इनका ये स्टेट बना रहता है। लेकिन जब कभी टेम्परेचर ओवर हीटेड होता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेल्सियस अब ज्यादा हो गया, तो क्या होते हैं, ये बॉन्डिंग टूट जाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, सल्फर बॉन्डिंग टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर फ्री हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर जब फ्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर फ्री हो जाने क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये अल्फा फेज में या लाइनियर फेज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा और ये फंक्शन नहीं करेगा, एक बार टूट गया दोबारा ये रीअरेंज नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी एक बार अगर हमें ओवरहीट मिल जाए, हमारे प्रोटीन डीऑर्गेनाइज हो जाए, डिसेप्ड हो जाए, डिफॉर्म्ड हो जाए, तो क्या होगा, वो फिर से रिफॉर्म नहीं हो पाते हैं और लाइफ प्रोसेस ब्लॉक कर जाती है, वो जीव मर जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो टर्शियरी प्रोटीन्स हैं, इसका जो यन वाला एंड है, इसका जो यन वाला एंड है, यन वाला एंड इसका ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एमाइड ग्रुप फ्री है और इस चेन पर यहाँ पर सी वाला एंड है क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। तो इस प्रकार से ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये जो हीमोग्लोबिन का क्या होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब सेल में जाता है तो सेल में क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करने वाला एंजाइम प्रोटीन के रूप में कौन सा एंजाइम काम करता है, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है, ये उसको ट्रैप करता है, जिसकी वजह से वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और उसको ला करके लंग में फ्री कर देता है। तो हमारे ब्लड में, हमारे हीमोग्लोबिन में जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम वाला प्रोटीन है वह टर्शियरी स्ट्रक्चर का होता है। हमारे बालों में और नेल को बनाने वाला जो अल्फा केराटिन प्रोटीन होता है वो भी टर्शियरी स्ट्रक्चर का होता है। जो कोलाजन होता है, कोलाजन के फाइबर्स, वो क्या होते हैं, वो भी टर्शियरी नेचर के होते हैं। और हमारी जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी को बनाने वाले जो क्या होते हैं, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी आईजी अल्फा, आईजी गामा, आईजी म्यू, आईजी डाल्टा, आईजी एप्सिलॉन, ये सब क्या होते हैं, ये जो एंटीबॉडीज हैं यानी प्रतिरक्षी, वो क्या होते हैं, वो भी टर्शियरी प्रोटीन के ही बने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे क्वार्टरनी प्रोटीन के बारे में दिखा रहे हैं। ये क्वार्टरनी प्रोटीन क्या है, चतुष्क अवस्था। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या होते हैं, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर वाले, ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन है, दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन ये है, तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन ये है और चौथा टर्शियरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन ये है। जब चार टर्शियरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और क्या कहते हैं के द्वारा आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, ये लिंक हो जाते हैं और लिंक होने के बाद क्या होता है, ये एक प्रकार का शेपिंग करते हैं, एक प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस अवस्था को क्वार्टरनी प्रोटीन कहा जाता है। यहाँ पर एक हालो प्लेस है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्या है, एक रिक्त स्थान दिखाई पड़ रहा है। आयरन आपका यहीं पर प्रेजेंट होता है, हीम जो क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसका प्रेजेंस क्या था। अगर इसका फिगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, अभी भी आपको दिखाया गया इसका फिगर, अभी भी आपने इसका फिगर देखा, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। आपके सर, आपकी किताब प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए ना, शौक से देखिए बेटा, शौक से देखिए, शौक से देखिए। ये देखिए, ये क्वार्टरनी स्ट्रक्चर वाला, ये क्वार्टरनी स्ट्रक्चर वाला खूब बड़ा कर दीजिए, खूब बड़ा कर दीजिए, जिससे हमारे बच्चे खूब प्यार से देख लें। देखिए, लुक इट, ये देखिए, ये क्वार्टरनी स्ट्रक्चर वाला आपका प्रोटीन है, ये वाला।
ये देखिए, और ये देखिए ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन है। यहाँ पे क्या है, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन है, एक यहाँ पे जुड़ा, दो सामने जुड़े, दो पीछे से जुड़े हैं। इस प्रकार से 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन यहाँ पे दिखाई। जैसे कि कभी ऊन का गोला हम बनाते हैं ना, तो क्या होता है, ऊन के गोले में जो थ्रेड होती है वो वूलन की, उसको आप मान लीजिए कि वो लाइनियर प्रोटीन का पेप्टाइड चेन है, और उसके जोड़ने से जो बड़ा बंडल बनता है उसके बीच जो स्पेस होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैपिंग होगी, जो इसके बाद क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। अब आइए देखते हैं हम लोग क्या काम करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो वो ये देखिए, अब इसका एग्जाम्पल क्या है। ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का जो प्रोटीन है वो कहाँ मिलता है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन कराने वाला जो एंजाइम होता है वो टर्शियरी प्रोटीन का बना होता है, क्वाटरनरी प्रोटीन का बना होता है। और एंटीबॉडीज जो होते हैं, प्रतिरक्षी प्रोटीन, वो क्या होते हैं, वो क्वाटरनरी प्रोटीन होते हैं। और साथ साथ आयन चैनल्स, ये सोडियम पोटेशियम पंप से सोडियम पोटेशियम को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैरी करने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्वाटरनरी प्रोटीन के बने होते हैं। इवन नॉन मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम, वो भी क्या होता है 70S या 80S वाला, उसमें भी जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, क्वाटरनरी नेचर का होता है। और बालों और नाखूनों को बनाने वाला जो अल्फा केराटिन होता है वो क्या होता है, टर्शियरी से लेके क्वाटरनरी फॉर्म, दोनों फॉर्म में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ आकर के, ठीक है, इसके बाद कोई भी मटेरियल नहीं है। एक बार क्लास में आगे चलते चलते फिर हम अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स से फिर हम कहना चाहेंगे कि माय 11th क्लास डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस टू नो दैट, क्या आपको जानना है, ध्यान रखिएगा। यदि आप क्लास 11th में जो अब तक मैं पढ़ाया हूं या जो पढ़ा रहा हूं, इससे संबंधित अगर आप होमवर्क प्राप्त करना चाहते हैं या सेम यही क्या होते हैं पीडीएफ, इसका पीपीटी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो अभी तक बायोम को लिंक करने के लिए जो आपने क्लास आईडी आपने डाला होगा, उस क्लास आईडी पर फिर से क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद एक नया आईडी वहां फिलअप कीजिए। तुरंत आप मेरे इस क्लास से जुड़ जाएंगे। वो क्लास का आईडी है, ध्यान से सुनिए, क्लास आईडी है, क्लास आईडी आपका है, जब क्लास नेम, अगर आप क्लास नेम वहां देखेंगे तो क्लास नेम की जगह आपको केवल आएगा 11th क्लास, या क्लास 11th या 11th क्लास ऐसे लिखा रहेगा। और क्लास यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपको भरना है 33, यहाँ हैश वगैरह कुछ मत लगाइएगा, यहाँ हैश वगैरह कुछ नहीं लगाना है, बस आपको 3381 59 4480, ये आईडी आप जैसे ही डालेंगे तो एक बार फिर से क्या होगा, एनरोल होने के लिए मेरे पास मैसेज आएगा, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा और तुरंत आप इस क्लास से जुड़ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स को मैं आकर के क्या बार बार इसको बताऊंगा, इसको एक बार में आप समझ जाइए और इसको एनरोल कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, विश यू गुड लक। इसके आगे वाले क्लास में अब हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय, टाटा।